पिछले हफ्ते सिंसन क्राइम के तीसरे एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे अमेरिकन सोसाइटी में रेसिज्म केवल कल्चर नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर में भी डीप सीटेड है, विद द प्राइम एग्जांपल ऑफ द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी, द ओजी सिम्पसन स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंसन क्राइम, अ स्पेशल सेगमेंट ऑन द पैम्फलेट बाय सिमरन शर्मा एंड हिमांशी बिष्ट। और आज हम बात करेंगे 1992 में हुए अजमेर सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल की। एक सभ्य समाज को कैसे बर्बाद किया जाए, कई तरीके हैं, कई फैक्टर्स हैं, लेकिन एक समाज को बर्बाद करने के लिए इजी वे होता है उस समाज की लड़कियों या महिलाओं को टारगेट करना। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री और कल्चर, टारगेट इट्स वुमेन। आपने यूके के रॉदरहैम ग्रूमिंग गैंग को सुना होगा, जिसमें पाकिस्तान मूल के क्रिमिनल्स ने सालों तक अंडर एज लड़कियों का शोषण किया और पुलिस और सरकार ने इस बात को दबाया ताकि वो पॉलिटिकली करेक्ट रहे। दुख की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दशक दर दशक ऐसे जघन्य अपराध सामने आते रहे हैं और उन्हें पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में दबाया जाता रहा है। सालों से चला आया ये ग्रूमिंग गैंग का काला साया मुख्य रूप से ब्रिटेन के व्हाइट मूल की यंग लड़कियों को टारगेट करता है। गिफ्ट्स, नशे की लत से शुरू होता ये खेल अक्सर 11 से 12 साल की लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर छोड़ता है। आज का केस कोई किस्सा नहीं है कि आप आउटरीच कर भूल जाएंगे। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो आप ये सोचकर खुद को तसल्ली दें कि हाँ ठीक है, ये तो एक ही बार हुआ है। ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत और न जाने ऐसे कितने देश हैं, सभ्यताएं हैं जहां एक कम्युनिटी स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म कर, रेप कर, पॉलिटिकल करेक्टनेस के पीछे छिपकर बच जाती है। दिस इंक्लूड्स फिजिकली, सेक्सुअली एंड मेंटली अब्यूजिंग यंग गर्ल्स, rapes, gang rapes, sodomization, blackmailing with explicit videos and threatening their families। सालों से चला आया ये दुष्कर्म ना तो अथॉरिटीज से छिपा था और ना ही मीडिया से, लेकिन खुद को रेसिस्ट या इस्लामोफोबिक ना बताने के लिए इन बच्चियों को सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा? एक विशेष समुदाय द्वारा बच्चियों को टारगेट करना, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उनकी तस्वीरें ले ब्लैकमेल करना, रेप, गैंग रेप और तो और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस टॉलरेंस के नाम पर इस केस को दबाया भी गया। मैं बात कर रही हूँ 1992 में सामने आए अजमेर सेक्स स्कैंडल या ब्लैकमेल स्कैंडल की। अजमेर शरीफ दरगाह पर आपको ये फिल्म स्टार, नेता और आम हिंदू आज भी माथा टेकते दिख जाएंगे, लेकिन उसी दरगाह के खादिम परिवार के नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती अजमेर की करीब 250 स्कूली छात्राओं के शोषण के लिए जिम्मेदार हैं। बात है 15 मई 1992। डेली नवज्योति नामक एक न्यूज़पेपर ने कुछ तस्वीरें प्रिंट की। ये तस्वीरें थी तो ब्लर्ड, लेकिन पूरे शहर की रूह दहलाने वाली थी। कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पब्लिश की गई ये तस्वीरें थी उन बच्चियों की जिनका रेप चिश्तियों ने किया था। ब्रिटेन की ग्रूमिंग गैंग्स और अजमेर के इस स्कैंडल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है मीडिया। अजमेर की लोकल मीडिया ने जो साहस दिखाया वो शायद उनकी मीडिया कभी ना कर पाए, खासकर बीबीसी जैसे लगभग हर कांड में कांग्रेस मिली होती है, इसमें भी कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। केस शुरू होता है जब 1990 में एक क्लास 12 की छात्रा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आता है और वो अपना कांग्रेस ज्वाइन करने का पॉलिटिकल एम्बिशन एक फेलो क्लासमेट से शेयर करती हैं, जिसके बाद उस लड़की को चिश्ती भाइयों से मिलवाता है। कई बार उनके कैजुअली मिलने के बाद एक दिन चिश्ती भाई अपनी मारुति वैन में कांग्रेस में असाइनमेंट दिलवाने के बहाने से मिलते हैं। फॉर्म्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सभी फॉर्मेलिटीज के साथ। लेकिन दूसरे ही दिन स्कूल तक लिफ्ट देने के बहाने से वो उस लड़की को उसी वैन में एक फार्म हाउस ले गए। मौका मिलते ही नफीस चिश्ती उस नाबालिग लड़की पर कूद पड़े और उसका शोषण किया। जान से मारने की धमकी देने के बाद उस लड़की के साथ बार बार अलग अलग लोगों द्वारा रेप करवाया गया और इतना ही नहीं, उसे फोर्स किया गया कि वो अपनी सहेलियों को भी इंट्रोड्यूस करवाए। एक ट्रॉमेटाइज्ड लड़की, छोटी सी बालिका अपने दोस्तों को क्यों इनसे इंट्रोड्यूस करवाएगी? खुद की दरिंदगी को अंजाम देने के लिए उन्होंने उस लड़की की एक्सप्लिसिट फोटोज और वीडियोस ली, उसे ब्लैकमेल कर ये एश्योर करवाया कि खुद तो चुप रहेगी और दूसरों को भी इनके पास लेकर आएगी। और इस तरह से शुरू हुआ ये अजमेर ग्रूमिंग गैंग का किस्सा। यंग गर्ल्स को मुस्लिम सूफी एस्थेटिक वाले लड़कों से मिलवाया गया,
ट्रस्ट बिल्डअप किया गया ताकि वो फारूक के फार्म हाउस पर पार्टीज अटेंड करे। फिर वहां या तो जबरन या ड्रग्स देकर उनका रेप किया गया, कभी रेप तो कभी गैंग रेप। फिर वही खेल रिपीट, फोटोज, ब्लैकमेल और दूसरी लड़कियों का इंट्रोडक्शन। ये कोई 2 या 3 नहीं बल्कि 250 से अधिक लड़कियों के साथ किया गया प्रॉपर्ली प्लान्ड क्राइम था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 1100 से ऊपर का है, जिसमें लड़कियों की उम्र 11 से 20 बताई गई है, जिसमें से अधिकतर लड़कियां शहर के एलीट स्कूलों में पढ़ती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सालों तक ये सब चला तो कोई लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पुलिस या लोकल प्रशासन ने उनकी मदद क्यों नहीं की? जवाब 2 वर्ड्स में सीमित है, कांग्रेस और रिलीजन। कांग्रेस क्यों? ये जो आरोपी हैं छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने वाले, उनमें फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, नफीस चिश्ती वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस और अनवर चिश्ती जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती दौर में एक लड़की जिनका बदला हुआ नाम था कृष्णा बाला ने अजमेर पुलिस को कांटेक्ट किया था। उन्हें स्पेशल ब्रांच में भी ले गए, लेकिन जब फोटोज रिट्रीव करने की बात आई तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। लड़कियों को धमकी भरे फोन कॉल आने लगे कि उन्होंने क्या सोचकर पुलिस को कांटेक्ट किया। चिश्ती गैंग के एक मेंबर पुरतन इलाहाबादी यानी मोइजुल्लाह ने लड़की को धमकाते हुए कहा कि वो जो खेल खेल रही हैं वो बहुत पहले खेल चुके हैं। युवा कांग्रेस और इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम परिवार से आने वाले चिश्ती का रुतबा काफी था। क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता, जो इस स्टोरी को ब्रेक करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते थे, उनके अनुसार चिश्ती परिवार अपना रिलीजियस पावर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल करते थे। एसपी से लेकर एसएचओ तक उन्हें फोन कर उनके खिलाफ होने वाले एफआईआर या अपील्स की खबर देते थे, उसे नेगोशिएट करते थे। इसमें अगर मीडिया इन लड़कियों का साथ न देती तो कौन देता? मीडिया की बात करें इससे पहले मीडिया इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, हम इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बात शुरू हुई जब एक फोटो लैब डेवलपर ने अपने पड़ोसी को पॉर्न मैगजीन के बारे में बात करते हुए सुना। सुनते हुए उसने ब्राग किया कि ये क्या देख रहे हो, असली माल देखोगे? वो फोटो डेवलपर था पुरुषोत्तम, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु कमिटेड सुसाइड वेटिंग फॉर ट्रायल। जिसके बाद उस पड़ोसी ने इन फोटोज को पुलिस और मीडिया में दिया, लेकिन चिश्ती के धार्मिक इन्फ्लुएंस के चलते पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। अप्रैल 1992 में पहली दफा रिपोर्टर संतोष गुप्ता और एडिटर दिनबंधु चौधरी ने डेली नवज्योति ये खबर छापी, लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट को खबर छापने के 1 वर्ष पहले से ही सब पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करते? धीरे धीरे खबर फैली और पब्लिक आउटक्राई का लास्ट नेल बनी डेली नवज्योति की एक डिफिकल्ट डिस्कशन। 15 मई 1992 के दिन उन्होंने विक्टिम्स का चेहरा ब्लर कर एक्सप्लिसिट फोटोज पब्लिक की, जिसे जनता में आक्रोश दिखा। आपको बहुत लोग मिलेंगे कहते हुए कि ये मीडिया ट्रायल था, इवन बिफोर समथिंग लाइक अ मीडिया ट्रायल एग्जिस्टेड। और शायद आप मान भी लें, क्योंकि ऐसा केस ना तो अजमेर जैसे शहर में कभी देखा गया था और ना कोई भारत में इसका प्रेसिडेंस था। लेकिन उस पत्रकार को क्या बोलेंगे जिसे इन्हीं गैंग मेंबर्स ने मौत के घाट उतार दिया। लहरों की बरखा नामक पत्रिका के संपादक मदन सिंह को अजमेर के श्रीनगर में केवल इसलिए गोली मारी गई क्योंकि उन्होंने इस न्यूज को रिपीटेडली छापा। जब किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागे और अस्पताल पहुंचे तो 5 से 6 लोगों ने JLN हॉस्पिटल में घुसकर उनका मर्डर कर दिया। इस स्कैंडल पर प्रकाश डालते ही जब विक्टिम्स के परिवार और उनके हिंदू समाज ने सड़कों पर प्रदर्शन कर इंसाफ मांगने की हिम्मत की तो प्रशासन ने 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया। First you ignore the crimes, then you try to save the perpetrators, and when the public tries to express their outrage, you shut it down under the pretext of safety and religious harmony. Where was the harmony when girls from specific religions were targeted by a specific group of people? लॉ एंड ऑर्डर का रोल इस मामले में सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है। 30 मई 1992 में सबमिट की गई रिपोर्ट के अनुसार इन गैंग रेप्स में कुल 18 लोगों को इन्वॉल्वमेंट बताया गया है। राजस्थान राज्य के इतिहास में पहली बार इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन्फोर्स की गई।
कई आरोपियों ने अजमेर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पुलिस को रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू करना पड़ा। टाइमलाइन वाइज देखा जाए तो 30 मई 1992 में फाइल हुई एफआईआर में भी पुलिस ने चिश्तियों को बचाने की कोशिश की, क्योंकि ना तो फारूक और ना ही नफीस चिश्ती नाम इस एफआईआर में था। पहली चार्जशीट फाइल होती है 3 सितंबर 1992 को। उसी महीने की 28 तारीख को ट्रायल शुरू होता है और फोटो लैब वाले पुरुषोत्तम सुसाइड कर लेता है। 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें शामिल थे मोइजुल्ला जी, वही मोइजुल्ला जिसने पीड़ित को धमकाया था, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, सईद अनवर चिश्ती, हरीश तोलानी और शमसुद्दीन, जिसके 3 वर्षों के भीतर ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों को एक्विट कर दिया। सालों से अंडरग्राउंड रहे चिश्ती परिवार से बिलोंग करने वाले नफीस चिश्ती को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। हैरत की बात तो ये है कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 4 आरोपियों के लिए उम्र कैद की सजा काफी हार्श है, तो इसे रिड्यूस कर 10 वर्ष की कर दी जाए। हार्श रियली? हैरत की बात तो ये भी है कि 2007 में जब अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे कम कर द पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन बाय हिम कहकर रिहा कर दिया। 2024 में 32 साल पहले हुए इस सेक्स स्कैंडल के आरोपियों को अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 5 लाख रुपयों का जुर्माना भी किया। लेकिन क्या इसे न्याय माना जा सकता है? जो विक्टिम्स 11 से 12 साल की स्कूल गोइंग गर्ल्स थी, आज वो उम्र दराज हैं। जब भी कोर्ट का समन आता है तो वही पुराने नाइटमेयर्स वापस आते हैं। दुख तो इस बात का है कि विक्टिम्स को कहीं से भी न्याय नहीं मिला, न पुलिस, न प्रशासन और ना ही न्याय व्यवस्था। लेकिन आज और उस वक्त भी कुछ मीडिया हाउसेस और पॉलिटिकल पावर ऐसे थे जिन्होंने इस मुद्दे पर राम जन्मभूमि मूवमेंट को दोष दिया। धार्मिक सद्भाव के नाम पर इन आरोपियों को शील्ड किया गया, ये कहकर कि शहर में उपद्रव न मचे, चिश्ती परिवार की और उनके धन की बदनामी ना हो। लेकिन उन 250 से अधिक परिवारों का क्या जिन्हें ये सब सहना पड़ा? द अजमेर स्टोरी तो एक शहर की कहानी है, कैसे लड़कियों को ग्रूम कर, ड्रग्स के नशे में रेप कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। यही कहानी है केरल की, ब्रिटेन की, पाकिस्तान की और न जाने कितने देश हैं। आज भी ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स को एशियाई गैंग्स कहकर संबोधित करते हैं। क्यों इतना डरते हैं ये लोग? क्यों अजमेर सेक्स स्कैंडल को ये नहीं कहा जाता कि वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड प्लान्ड क्राइम था? 2 रीजन है। एक, विवेक अग्निहोत्री अपनी मूवी में बता चुके हैं, सरकार भले ही उनकी हो, सिस्टम तो हमारा है। और दूसरा डर तो आम आदमी के लिए है कि कहीं ओपनली कुछ पोस्ट कर दे तो सिस्टम ब्रिटेन जैसे अरेस्ट ना कर दे, या तो एक्सट्रीमिस्ट कन्हैया लाल जैसे गला न रौंद दे।